हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की। और इस वीडियो में हम सारे वो आंसर डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस के जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो बहुत बार आए हैं, लाइक जो कॉमन क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो हमने डिस्कस करे थे। और आज उन्हीं क्वेश्चंस के हम आंसर डिस्कस करेंगे। So first question is, what are the basic features of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें बेसिक फीचर्स जो हैं वो बताने हैं। तो फर्स्ट इज प्रियम्बल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, हमें सब पता है, उससे बिल्कुल फ्रंट स्टार्टिंग में ही होता है। तो उसमें क्या होता है, द प्रियम्बल आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो ब्रदरहुड, इक्वालिटी, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम और जस्टिस जैसे जो ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमारा प्रियम्बल आउटलाइन करता है। सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दीज आर द की डिफाइनिंग टर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रियम्बल। सो ये फर्स्ट हमारा जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है उसका प्रियम्बल। सेकेंड है लेंथ एंड डिटेल। ये तो हमें पता ही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। So it is one of the longest constitution in the world with detailed provisions covering various aspects of governance. So इसमें each and every provision बहुत ही डिटेल में दिया है, लाइक आर्टिकल्स हैं, फिर शेड्यूल हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमें पता ही है। तो बहुत डिटेल में है और बहुत लेंथी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फीचर है। थर्ड इज फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस। ये तो हमें पता है कि हमारी कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि डिफरेंट लेवल्स पे पावर डिवाइडेड है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल पे। लेकिन स्टिल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो सेंटर को दी जाती है, मतलब कि एक यूनिटरी बायस है। सो फर्स्ट है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। इंडिया हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी फेडरल स्ट्रक्चर है भी, और लेकिन सेंटर को भी ज़्यादा पावर मिली है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली फेडरल है इंडिया, क्योंकि इसमें यूनिटरी बायस है। सेकेंड है फ्लेक्सिबिलिटी। इन सर्टेन सिचुएशन द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एज्यूम ग्रेटर कंट्रोल। काफ़ी बार ये होता है कि जो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, ये तो आपको पता है कि हमारी 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें जो स्टेट एंड सेंटर दोनों लॉज बनाती है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, जो सेंटर होती है उसके उसके जो पॉइंट होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी बार ग्रेटर कंट्रोल एज्यूम करती है। फोर्थ हमारा जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वो यूएसए जैसी कंट्रीज़ में है, और कंट्रीज जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूके है, राइट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। सेकेंड है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब कि 2 हाउसेज जो हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, इसमें पावर डिवाइडेड है, ठीक है। लोकसभा एंड द राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो इस हमारा क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। फिफ्थ है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मेंशन्ड है। द Constitution guarantees fundamental rights to all the citizens, such as right to equality, freedom, and protection from exploitation. Duties, it also lists fundamental duties that citizens are expected to follow. Sixth हमारा फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भी एक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या होता है, में गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक इनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनको फॉलो करना चाहिए स्टेट की वेलफेयर के लिए। पर अगर फॉलो नहीं भी करेगी स्टेट तो ऐसा कुछ लॉ नहीं वायलेट होगा। सो दे आर रिकमेंडेड टू फॉलो, लेकिन अगर फॉलो नहीं भी करती है स्टेट तो कोई लॉ वायलेट नहीं होता, ये जस्ट गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। These principles aim to establish social and economic democracy and guide the state in policy making. Non-justiciable, unlike fundamental rights, they are not enforceable by the courts. जैसे मैंने बताया कि ये इम्प्लीमेंट कर रही है स्टेट या नहीं कर रही, तो ये उनकी मर्ज़ी है। अगर वो करती है तो स्टेट का वेलफेयर होगा, अगर वो नहीं करती है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी लॉ वायलेट कर रही है। सेवेंथ है सेक्युलरिज्म।
इंडिया में क्या है, हर एक रिलीजन को इक्वल स्टेटस दिया गया है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। रिलीजियस न्यूट्रलिटी, द स्टेट मेंटेन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स एंड डज नॉट एंडोर्स एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। यानी कि इंडिया का कोई भी रिलीजन स्टेट रिलीजन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वो एक सेकुलर कंट्री है। 8th आता है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि हमारा जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, इट इज़ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, वो इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू, द जुडिशरी हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेकेंड इज सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है कंट्री का, एपिक्स कोर्ट जिसको बोलते हैं, और जो में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। 9th है अमेंडमेंट प्रोसीजर, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट द प्रोसेस इज नीदर टू रिजिड और टू फ्लेक्सिबल, requiring a special majority and in some cases rectification by state legislatures। तो इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी बार अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, और जो प्रोसेस है अमेंडमेंट्स लाने का, संशोधन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो बहुत ना ही बहुत रिजिड है और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल, वो उसके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। नाउ 10th फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंगल सिटीजनशिप, unified national identity. Unlike federal system that have dual citizenship, national and state, India provides a single citizenship to ensure national unity. So इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप होता है, ऐसा नहीं होता किसी बाकी फेडरल कंट्रीज़ में होता है कि डुअल सिटीजनशिप होती है, स्टेट के अलग नेशनल के अलग। इंडिया में क्या होती है, एक सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जो कि है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिस्कस द विजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एज आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन जो है दोनों तरह से आ सकता है, इसका जो आंसर होगा वो मोर और लेस सेम ही होगा। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज फिलोसफिकल इंट्रोडक्शन, इसका क्या है, कोर वैल्यूज़। द आंसर इज first is philosophical introduction. So first is core values. Preamble encapsulates the fundamental values and principles that guide the Indian Constitution. Encapsulate मतलब होता है कोई summary देना, sum up करना। तो सारे जो फंडामेंटल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनको सम अप करता है, उनकी एक समरी देता है प्रीएम्बल। सेकेंड है गाइडिंग लाइट, इट सर्व्स एज अ प्रीफेस एक्सप्लेनिंग द एसेंस एंड इंटेंट बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि बुक होती है कोई भी, तो बुक के सामने एक प्रीफेस होता है, वो प्रीफेस एक्सप्लेन करता है कि एंटायर जो बुक है वो किस चीज़ के बारे में है। तो जो प्रीएम्बल है वो एज अ प्रीफेस एक्ट करता है और ये बताता है कि हमारे जो आगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एसेंस क्या है, ठीक है, उसकी इंटेंशन क्या है। सो इट एक्ट एज अ प्रीफेस। सेकेंड इज रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो हमारे जो प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। These objectives are clearly stated in the preamble and form the cornerstone of India's democratic governance. So ये जो सारे objectives हैं ये India's democratic governance का cornerstone यानी कि उसका जो foundation है, उसका basis है, उसे form करते हैं। सेकेंड है विजन ऑफ द फार्मर्स। प्रीएम्बल जो है हमारे फार्मर्स के विजन को रिफ्लेक्ट करता है। जो हमारे सारे ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, B.R. अम्बेडकर, नेहरू, ये सब जो हमारे फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके विजन को रिफ्लेक्ट करता है प्रीएम्बल। इट रिफ्लेक्ट्स द विजन एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेमर्स एमिंग टू क्रिएट अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। थर्ड इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल। वी द पीपल होता है इसमें कि द प्रीएम्बल स्टैब्लिशेस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इज अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। बोलते हैं ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, एम्फसाइजिंग पॉपुलर सॉवरिटी। सो जो सारी इसकी अथॉरिटी है इंडिया में वो पीपल, हमारे जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी है, ठीक है। सेकेंड इज डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, इट अंडरलाइंस द डेमोक्रेटिक एथोस ऑफ द नेशन ensuring that the power ultimately rests with the citizen। ये डेमोक्रेटिक एथोस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे नेशन के, हमारे, उनको अंडरलाइन करता है और ये बताता है कि जो हम एक्चुअल पावर है किसी के पास वो है इंडिया के लोगों के पास, सिटीजन्स के पास, उनके पास एक्चुअल पावर है।
फोर्थ इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फर्स्ट आता है इंटरप्रेटिव एड। इंटरप्रेटिव एड में फॉर एग्जांपल मैं समझाती हूँ कि मान लो कोई ऐसा रूल है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हमें कन्फ्यूजन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इस समय में क्या होता है, प्रियम्बल एक्ट करता है एज अ इंटरप्रेटिव एड की तरह है, वो एक्ट करता है। वो हमें अगर कोई एम्बिगुअस एरियाज़ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। तो हम क्या करते हैं, जो बेसिस हमारे वो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रियम्बल के, फैटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब पे जो रूल है वो इनसे अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम ये देखते हैं। तो ये एज अ इंटरप्रेटिव एड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो एम्बिगुअस मतलब होता है कोई ऐसे एरियाज जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, तो वहाँ पे उन एरियाज़ के साथ डील करता है। द प्रियम्बल असिस्ट इन इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस एरियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स गोल्स। Second is policy guidance. It guides the governance and policy making and legislative process to align with the intended constitutional vision. So policy making में government को guide करता है और ये policy guidance में help करता है। So ये थे कुछ हमारे preamble के बारे में। Discuss the composition and the role of constituent assembly. तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसका कॉम्पोजिशन क्या है और उसका रोल क्या था, ये हमें बताना है। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस कर लेते हैं। पहले वो थी क्या, वो बेसिकली एक असेंबली होती है जिसमें वो सारे लोग होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का, उसे बनाने का, उसे रिवाइज़ करने का काम करते हैं। सो उसी को क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी कॉम्पोजिशन कुछ इस प्रकार थी। फर्स्ट है मेंबरशिप एंड रिप्रेजेंटेशन। तो टोटल मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो पहले 389 थे, लेकिन जब पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, तब जो नंबर बचा था वो सिर्फ 299 था। ओरिजिनली देयर वाज 389 मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट लेटर इट वाज रिड्यूस्ड टू 299। सेकेंड है प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। जो मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो अलग अलग जगह से इलेक्ट किए गए थे। तो ये तुम्हें पता ही है, जो जब ब्रिटिश इंडिया था, हमारा कॉलोनियल रूल था इंडिया में, तो पूरा जो इंडिया था वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो हर एक प्रोविंस से, लाइक मद्रास प्रोविंस था जिसका मुझे पता है, और काफ़ी प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो हर एक प्रोविंसेस से मेंबर लिए गए थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, ऐसी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ से भी मेंबर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। नाउ इलेक्शंस, मेंबर्स फ्रॉम द प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस से मेंबर्स थे, दे वर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। वो किन के द्वारा इलेक्ट किए गए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। लेकिन जो कि हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ पे से मेंबर जो रूलर्स थे उन स्टेट के, जो नवाब वगैरह थे, उनके द्वारा उन्हें सेलेक्ट किया गया था। प्रिंसली स्टेट में अलग इलेक्शन का वो था प्रोसेस पूरा, और जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे अलग था। फिर आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेशन थी, हर एक सेक्शन ऑफ पीपल थे उसमें। पॉलिटिकल बैकग्राउंड अलग था, रिलीजन बैकग्राउंड अलग था, कल्चर, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। देयर वाज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। So representation of all sections. The assembly included members from various communities and political background, ensuring representation for minorities, women and disadvantaged groups. So ये क्या थी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डाइवर्स थी। वहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे, मेंबर्स थे, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, और डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे उस समय के, उनका रिप्रेजेंटेशन हो। तो इट वाज अ वेरी डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकेंड इज नोटेबल मेंबर्स। की फिगर्स इंक्लूडेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड सरोजिनी नायडू। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें ऑब्वियसली मेंबर्स थे प्रोविंसेस से, प्रिंसली स्टेट थे, लेकिन उसमें कुछ की फिगर्स भी थे, कुछ जाने पहचानी हस्तियाँ भी थी, जैसे कि B.R. अम्बेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो ये लोग भी थे उसमें। अब आती है बात रोल की। तो इसका रोल क्या था, इसका काम क्या था। फर्स्ट इज ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने स्टार्टिंग में बात करी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसका काम क्या होता है, ड्राफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करना। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मेन टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, कमिटीज़।
वेरियस कमिटीज़ वर फॉर्म्ड टू एड्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पहला काम क्या था, सबसे प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था, एम था या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। इसकी वजह से क्या हुआ था, डिफरेंट कमिटीज़ को फॉर्म किया गया था ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एड्रेस कर सकें, उन पे काम कर सकें। फॉर एग्जांपल ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सेकेंड है ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो उसका जो हेड थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और ये जो कमेटी थी ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। दिस कमेटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द फाइनल वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका काम क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल वर्जन है उसको ड्राफ्ट करना, और इसका जो हेड थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर है डिबेट्स एंड डिस्कशन, deliberation. The assembly engaged in extensive debates and discussions on various provisions, ensuring thorough consideration and consensus. So इसमें बहुत डिस्कशन, डेलीब्रेशन तो डिबेट्स हुई थी और तब जाके प्रोविजंस को बनाया गया था। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, प्रपोजल्स एंड सजेशंस। हाँ, जो आम जनता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मेंबर्स है वही प्रोविजंस बना रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी लिया गया था, उनके सजेशंस थे उनको भी लिया गया था। द प्रपोजल एंड सजेशन फ्रॉम द पब्लिक वर ऑल्सो कंसिडर्ड, मेकिंग द प्रोसेस इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक। इसमें ऐसा हुआ था, जो लोग थे उनसे काफ़ी बार उनसे उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो क्या चाहते हैं, वो लोगों के, आम जनता के जो वो थे जो भी उनकी नीड्स थी, जो वो चाहते थे, उनको भी मद्देनज़र रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के दौरान। फिर अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। जो फाइनल ड्राफ्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर को 1949 को पूरी तरह से अप्रूव कर दिया गया था। फिर जो उसकी एनफोर्समेंट हुई थी, it came into effect on 26 जनवरी 1950। लेकिन जब इसको जो एक्चुअल में जब ये लागू हुआ तो ये 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 में, जिसको आज हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे के दिन नाम से बनाते हैं, रिपब्लिक डे बोलते हैं 26 जनवरी को, 26 जनवरी। सो इस दिन क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वॉज केम इनटू इफेक्ट। नाउ कुछ अदर फंक्शंस जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव फंक्शन। Until the first general elections in 1952, the Constituent Assembly was also acted as a provincial parliament of the India। जब हमारे आज़ादी नहीं मिली थी, जब हमारे आज़ादी मिलने के बाद जब हमारी जो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी, जो जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे, तब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने पूरी कंट्री को रूल किया था। उनने एक्ट किया था एज अ प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, एज अ पार्लियामेंट उसने एक्ट किया था। फिर फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस। द असेंबली इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इनने एक फ्रेमवर्क तैयार किया कि हमारी जो एंटायर कंट्री है उसको गवर्न कैसे करना है। इट इंक्लूडेड द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डिफाइनिंग देयर पावर्स एंड फंक्शंस। इसमें क्या था, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, उनको भी इंक्लूड किया गया था। UPSC हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी क्लियरली मेंशन किया गया था। उनके पावर्स को, इनकी फंक्शंस को, सबको क्लियरली मेंशन कर दिया गया था। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट ही है BA में। नाउ इंश्योरिंग राइट्स एंड फ्रीडम। Fundamental rights. The Assembly incorporated a comprehensive list of fundamental rights to ensure the protection of individual freedoms and dignity. Second is directive principles. It also included directive principles of state policy to guide the government in achieving social and economic democracy. The directive principle of state policy, DPSP जिसको हम बोलते हैं, उनको इंक्लूड किया गया था ताकि वो स्टेट का वेलफेयर हो सके। ये एनफोर्सेबल नहीं थे, लेकिन दे वर रिकमेंडेड फॉर द वेलफेयर एंड वेलबीइंग ऑफ द स्टेट। देन आता है हमारा उसके बाद एड्रेसिंग द सोशल इश्यूज़। तो सोशल जस्टिस प्रोविजंस वर मेड टू एड्रेस द सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। उस समय के टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा भेदभाव था, तो काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए गए थे इन सोशल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए।
और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, जिसकी अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत, उसको अबॉलिश कर दिया गया। एफर्मेटिव एक्शन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, जो कि डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स थे उनको प्रिविलेज दी गई, ठीक है, ये सब हुआ था। Now, in summary, the Constituent Assembly of India played a pivotal role in shaping the democratic framework of the nation. Its diverse composition ensured the inclusive representation, and its exhaustive deliberations laid the foundation for a robust and comprehensive constitution that continues to guide India's governance and protect the rights of its citizens. Now, question number 4. What is the meaning of the fundamental rights and what differentiates fundamental rights from the other rights in the Indian Constitution? पहले हमें बताना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनका क्या मीनिंग है, और दूसरा पार्ट में हमें ये बताना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो बाकी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनसे कैसे अलग हैं। सो फर्स्ट आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स आर द सेट ऑफ राइट्स enshrined in the Part 3 of the Indian Constitution that are guaranteed to all the citizens. जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में तीसरे भाग में मेंशन की गई हैं। These rights are essential for the overall development of individuals and for the protection of their dignity and freedom. सो ये राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन राइट्स से एक पर्सन का, इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी फ्रीडम को ये प्रोटेक्ट करती हैं। दैट्स वाई फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है यूनिवर्सल applicability. These rights apply equally to all citizens irrespective of their race, religion, caste, sex और place of birth. कि मतलब कि हर एक सिटीज़न पे, हर एक इंडिविजुअल पे इक्वली अप्लाई होती हैं, और लेकिन उनका कास्ट क्या है, उनका सेक्स क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनकी रेस क्या है, वो मैटर नहीं करता। फिर जस्टिसिएबल, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, की मतलब अगर आपकी राइट्स को अगर वॉयलेट किया जा रहा है तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। मीनिंग इंडिविजुअल्स कैन अप्रोच द जुडिशरी इफ़ देयर राइट्स आर वॉयलेटेड। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट एक्शन. These rights primarily protect individuals from the arbitrary actions of the state. कि जो स्टेट्स के आर्बिट्री एक्शंस होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है ताकि हमारा शोषण ना हो। नाउ कुछ आती है कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारी राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक मेंशन्ड है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें होता है इंक्लूड्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, की कानून के सामने सब लोग एक ही बराबर हैं। सेकेंड आता है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक दी गई हैं। इट कवर्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। इसका मतलब ये है कि हर एक बंदे को इंडिया में फ्रीडम है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जो चाहे वो बोल सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है फुली। फ्रीडम ऑफ असेंबली है, रेसिडेंस है, जहाँ पे वो मूवमेंट है, वो पूरी कंट्री में फ्रीली कैसे भी मूव कर सकता है। थर्ड आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 में मेंशन है। इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करती है, इन पे बैन लगाती है। राइट नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में मेंशन्ड है। इसमें यह है कि हर एक इंसान को अपने पसंद का रिलीजन फॉलो कर सकता है, उसको फ्रीडम है अपना चॉइस का रिलीजन फॉलो करने की। नाउ इट गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम एंड द राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि मतलब आपको कोई कंपल्शन नहीं है, आप जौन सा चाहें वौन सा रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं। यू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ना फिफ्थ आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक मेंशन है। इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारी कंट्रीज़ में कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ये उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। नाउ पॉइंट नंबर 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32 में ये मेंशन्ड है। empowers citizens to approach the Supreme Court और High Court for enforcement of fundamental rights, की मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ सीख करने की राइट है। अगर हमारे साथ कोई भेदभाव होता है या कुछ कुछ एक्सप्लॉइट करता है हमें, तो हमें इतनी राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं केस। वी हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़।
नेक्स्ट होता है डिफ्रेंशिएटिंग फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अदर राइट्स की, मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारी दूसरी राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उनसे अलग कैसे हैं। फर्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वर्सेस लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में क्या है, दे आर explicitly mentioned in the Constitution and are protected by judicial review. The Supreme Court and the High Court can be approached directly for their enforcement. ये मतलब कि पूरी तरह से mentioned है कॉन्स्टिट्यूशन में और जुडिशल रिव्यू द्वारा ये प्रोटेक्टेड भी हैं। और इनके अगर ये अगर ये क्या बोलते हैं एनफोर्स नहीं हो रही तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सीधा सीधा अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन लीगल राइट्स दे आर प्रोवाइडेड बाय द ऑर्डिनरी लॉज एंड कैन बी मॉडिफाइड और रिपेल्ड बाय द लेजिस्लेचर। ये भी एक चीज़ है, लीगल राइट्स है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स हम इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते। लीगल राइट्स दे आर नॉट नेसेसरली एनफोर्सेबल बाय द हायर जुडिशरी इन द सेम मैनर एज फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि जैसे फंडामेंटल राइट्स के वॉलेट होने पे हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं वैसे हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन इतना ईजिली ये नहीं होता है। तो हायर जुडिशरी ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है लीगल राइट्स में हमारा। नो प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड प्रोटेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और उसकी गारंटीड प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्टेड है। Citizens can file writ petition directly in the Supreme Court और हाई कोर्ट फॉर वायलेशन। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि वायलेशन होगा तो हम रिट जो है वो फाइल कर सकते हैं, पिटिशंस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ना अदर राइट्स की बात करें तो उसमें तो वाइल इम्पॉर्टेंट दीज राइट्स डू नॉट इंजॉय द सेम लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स होता है इतने प्रोटेक्टेड है वो जो हमारी दूसरी राइट्स होती हैं वो इतनी प्रोटेक्टेड नहीं होती। So violations typically have to be addressed through the regular judicial process. Now scope and application. Fundamental rights क्या क्या है scope? It is broad and foundational, ensuring basic human freedoms and dignity. They form the core of civil liberties and democratic principles. Other rights में it may cover a wide range of issue but are generally narrower in scope and subject to legislative changes. फंडामेंटल राइट्स क्या है, ब्रॉड है, ये क्या है, नैरो है, ये है। और बाकी क्या है कि ये ह्यूमन फ्रीडम और डिग्निटी इनको इंश्योर करते हैं हमें फंडामेंटल राइट्स। पर हमारी जो अदर राइट्स होती हैं वो भी काफ़ी सारे इश्यूज़ कवर करती हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव चेंजेस इसमें हो सकते हैं। नाउ अमेंडेबिलिटी की इसमें कितने बार चेंजेस आ सकते हैं, कितनी बार अमेंड हो सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेंड की जा सकती हैं। सो वाइल दे कैन बी अमेंडेड, एनी अमेंडमेंट अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू टू इंश्योर इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी अमेंड नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं हम उनको अमेंड, चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जुडिशियल रिव्यू होना ज़रूरी है इसके लिए, ताकि हम ये देखें कि हमारी जो अमेंडमेंट्स है वो किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको किसी भी तरह वॉयलेट नहीं कर रहा। अदर राइट्स के केस में क्या है कि इट कैन बी ईजिली ऑल्टर्ड और रिपेल्ड बाय द लेजिस्लेचर विदाउट द स्ट्रिंजेंट स्क्रूनिटी अप्लाइड टू अमेंडमेंट्स अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। स्क्रूनिटी मतलब होता है कि किसी को बहुत क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में रखना, बहुत ध्यान से उसका वो करना, क्या बोलते हैं उसको ऑब्जर्व करना। तो अदर राइट्स जो होती हैं उनको आसानी से हम चेंज कर सकते हैं और उसको इतना स्क्रूनिटी में नहीं रखा जाता, जैसे फंडामेंटल राइट्स को पूरा अच्छे से किया जाता है। अदर राइट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पे की जाती एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स। और समरी में क्या कर सकते हैं कि इन समरी फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड protections that are enforceable by the judiciary, providing a robust safeguard against the state actions and ensuring basic freedoms and equality for all citizens. Other rights, while important, do not carry the same level of constitutional guarantee and judicial enforceability. And next question is question number 5. Directive principles should be fundamental in the policy making of the government. ये एक स्टेटमेंट है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए था, आई नो, पर ये नहीं है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में है। सो क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। फर्स्ट आ गया कि
Directive Principles of State Policy DPSP are guidelines set out in Part 4 of the Indian Constitution कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे भाग में दी गई हैं. They aim to establish a framework for creating a just society by guiding the state in policy making and legislation. तो जो हमारी DPSP जो है वो क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करते हैं कि एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करते हैं जिसको गवर्नमेंट को फॉलो करना है एक जस्ट सोसाइटी, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए. और ये क्या करते हैं DPSP, ये पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, स्टेट को गाइड करते हैं कि पॉलिसी कैसी बनानी है. नाउ वाइल दे आर नॉन जस्टिसिएबल, हमने बात की कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि इनको एनफोर्स नहीं किया जाता, मीनिंग दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स. द सिग्निफिकेंस इन शेपिंग गवर्नेंस एंड पॉलिसी कैन नॉट बी अंडरस्टैंड. नाउ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर. फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने पे, लाइक सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना है इनका एम है, इनका ऑब्जेक्टिव है. सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, DPSPs एम टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एड्रेसिंग इशूज़ लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटीज़. तो इनका मेन एम क्या है, हमारे देश में, हमारे स्टेट में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना, उनको प्रमोट करना और जिसके इश्यूज़ हैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, इन सबको एड्रेस करना. सेकेंड, एक वेलफेयर स्टेट करना, बनाना. They lay the groundwork for a welfare state by directing the government to work towards providing adequate livelihood, health care, education and public assistance. तो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए काम करते हैं, इस हमारी गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं DPSPs, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि वो कैसे वर्क करे, लोगों को एक एडिक्वेट लिवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. तो एक वेलफेयर स्टेट कैसे बिल्ड करनी है, ये कौन गाइड करता है, ये कौन डायरेक्ट करता है, DPSPs डायरेक्ट करते हैं. नाउ रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रोविजंस सच एज द राइट टू वर्क, equal pay for equal work and the promotion of education and public health are crucial for redistributive justice. सो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये होता है कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज़ का लोगों के बीच में. ऐसा नहीं है कि किसी को किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाए. हर एक को लाइक इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे करना, डिस्पाइट ऑफ देयर जेंडर, एजुकेशन प्रोवाइड करना हर एक इंसान को इक्वली. नाउ लॉन्ग टर्म गोल्स. फर्स्ट है विजनरी फ्रेमवर्क. DPSP रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म गोल्स and a vision for the nation's progress guiding successive governments in policy continuity. तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. एक विजनरी फ्रेमवर्क है कि हम कैसा कैसा विजुलाइज करते हैं अपने फ्यूचर को, फ्यूचर के गोल्स को, नेशन के प्रोग्रेस का एक विजन प्रोवाइड करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं DPSP. Comprehensive development, they ensure that development is not just economic but also social and cultural. तो DPSP ये इंश्योर करते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है कंट्री में वो सिर्फ इकोनॉमिक ना हो, आर्थिक ना हो, पर सोशल और कल्चरल भी डेवलपमेंट हो. प्रमोटिंग अ बैलेंस्ड एंड हॉलिस्टिक अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग. और हॉलिस्टिक मतलब कि एक कलेक्टिव अप्रोच की, मतलब कि जो हर एक एस्पेक्ट पर फोकस करे, ना कि एक सिंगल एस्पेक्ट पर फोकस करके, एक उसे बोलते हैं हम हॉलिस्टिक अप्रोच. For international standards, global alignment, many DPSPs align with the international standards and goals such as Universal Declaration of Human Rights and Sustainable Goals of Development Goals SDGs. काफ़ी सारे DPSPs क्या हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और गोल्स हैं, जिसकी SDGs हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इनसे अलाइन करते हैं. इनके अकॉर्डिंग ही काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं. नाउ इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट है DPSP के. फेवर तो हमने देख लिया, हम देखेंगे इसके अगेंस्ट क्या है. तो फर्स्ट है नॉन जस्टिसिएबल नेचर, कि इसमें लैक ऑफ एनफोर्सेबिलिटी है, कि अगर ये नहीं इम्प्लीमेंट होता तो इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते. सिंस DPSP आर नॉन जस्टिसिएबल, देयर इज़ नो लीगल कंपल्शन फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैम लीडिंग टू अ पोटेंशियल नेगलेक्ट. कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो इससे क्या होता है, काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट्स होती है नेगलेक्ट करती हैं, इन्हें अवॉइड करती हैं, क्यों ही करना है, क्यों ही एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं.
ये सोचती हैं। नाउ वेरिएबल कमिटमेंट, द कमिटमेंट to implementing DPSPs can vary with different government and their priorities, resulting in inconsistent policy making। की अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, लाइक इंडिया में हर एक स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है, तो उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ हो सकती हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, उनका अलग अलग कमिटमेंट हो सकती है कि वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। काफ़ी सारी स्टेट बहुत अच्छा इंप्लीमेंट करती हैं, अगर हम साउथ की स्टेट्स को देखें, और काफ़ी सारी स्टेट्स हो गई जैसे कि बिहार एंड और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी नेगलेक्ट किया जाता है। सो डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं और अलग अलग तरह से DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी उन्हें इम्प्लीमेंट करती हैं, जिससे क्या होता है कि इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग होती है। नाउ सेकेंड इज रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, इकोनॉमिक फीसिबिलिटी। इम्प्लीमेंटिंग ऑल DPSPs रिक्वायर्स सब्सटैंशियल रिसोर्सेज। कि अगर इम्प्लीमेंट करना है हमें DPSP को, तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट को रिसोर्सेज तो चाहिए होंगे ना, फंड्स चाहिए होंगे। लेकिन इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स में हिंडर देयर फुल रियलाइजेशन। कि इंडिया में फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हम शायद इसको फुली इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ, इसको फुल इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ, क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, क्योंकि इंडिया स्टिल एक डेवलपिंग कंट्री ही है। नाउ कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़, द नीड टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर कैन क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स। कि हमें एक जगह इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखनी है, फिर सोशल वेलफेयर भी देखना है, कि हमें चाहते हैं कि हमारी कंट्री फाइनेंशियली इम्प्रूव हो, लेकिन हम सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। वेयर इमीडिएट इकोनॉमिक कंसर्न्स में प्रीसिडेंस ओवर द लॉन्ग टर्म सोशल गोल्स। काफ़ी बार ये होता है कि हमें सोशल वेलफेयर को कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ जाना पड़ता है, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए सोशलिस्ट सोसाइटी को छोड़ना पड़ता है, ऐसा होता है। तो इसलिए कन्फ्लिक्ट करती हैं इसकी प्रायोरिटीज़ एक दूसरे से। नाउ प्रैक्टिकल चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, effective implementation of DPSPs demand a robust administrative framework which may be lacking in certain areas. Political will, strong political will is essential to translate DPSPs into actionable policies. This may be influenced by various political parties and electoral considerations। कि political will मतलब कि सरकार को एक होना चाहिए, उनका will होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि वो करें, तभी जो हमारी DPSPs हैं वो एक्शन लेबल होगी, वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगी, प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट होगी। काफ़ी बार ये थ्योरी में ही रह जाती है, लाइक वो बस लिखी भी रह जाती है, प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। कंक्लूजन में ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्ले अ क्रुशियल रोल इन गाइडिंग द गवर्नमेंट टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। ये हमने पढ़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, गवर्नमेंट को गाइड करती हैं एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की स्थापना करने के लिए। वाइल दे प्रोवाइड अ विजनरी फ्रेमवर्क फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, देयर नॉन जस्टिसिएबल नेचर एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस कैन लिमिट देयर इम्पैक्ट। वैसे तो इसका बहुत विजनरी फ्रेमवर्क है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, कि हम सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर कर रहे हैं, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये नॉन जस्टिसिएबल है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो कि इसके इम्पैक्ट को बहुत लिमिट करते हैं। To ensure that DPSPs are fundamental in policy making, a balanced approach is needed. This includes prioritizing social welfare within the constraint of available resources, fostering strong political will, and continuously striving to align short-term policies with long-term goals. Enhanced public welfare, public awareness, and civil society engagement can also play a significant role in holding the government accountable to these principles, ensuring that they remain cornerstone of the governance। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है। काफ़ी लोगों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो पता है, लेकिन DPSP के बारे में पता ही नहीं है, तो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है ताकि जो गवर्नमेंट है अकाउंटेबल हो और इनको इम्प्लीमेंट करें, और जिससे क्या होगा, हमारी जो लाइक ऑब्वियसली स्टेट का वेलफेयर होगा। तो इसलिए लोगों को अवेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें हमें प्रेसिडेंट के रोल एंड उसके फंक्शंस को बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। तुम्हें पता ही है कि जो प्रेसिडेंट होता है वह कंट्री का क्या सेरेमोनियल हेड होता है, एक सेरेमोनियल ड्यूटीज़ निभाता है। फॉर एग्जांपल रिपब्लिक डे पे जब अलग अलग तरह के डिग्निटरीज आते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, उनको रिसीव करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और बाकी सेरेमोनियल ड्यूटीज़ जैसे कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स को अटेंड करना,
ये सारी सेरेमोनियल ड्यूटीज़ किसकी होती हैं? ये होती हैं प्रेसिडेंट की. And the highest constitutional authority plays a crucial role in Indian political system. While the position holds significant symbolic importance, its actual powers and functions are carefully delineated by the Constitution. Delineated मतलब होता है कि described, कि मतलब कि दिए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उसकी जो पावर्स हैं, उसके फंक्शंस हैं, उनको बहुत केयरफुली डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. This evaluation will examine both the roles performed by the president and effectiveness of these functions in the Indian context. Now, constitutional roles of the president. First is head of state. ये तुम्हें पता है कि वो head of state होता है, president. Symbolic representation. The president represents the unity and integrity of the nation. Ceremonial duties, for example, presides over important events, addresses the nation on key occasions, and receives foreign dignitaries. एग्जीक्यूटिव में पावर में आता है कि अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल. लाइक जो जज को जब हटाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं, राइट. तो इम्पीचमेंट भी कौन करता है? वो प्रेसिडेंट ही करता है. और जो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है. और अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. लाइक अभी रिसेंटली एक वो हुई थी ओथ टेकिंग सेरेमनी. उसमें द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया था? लाइक उन्होंने सारे जो वो थे मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको अपॉइंट किया था, उनको ओथ दिलवाई थी. तो ये किसका काम होता है? प्रेसिडेंट का काम होता है ना. गवर्नर अपॉइंटमेंट, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो गवर्नर को भी अपॉइंट करता है. अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरीज. नाउ थर्ड इज इमरजेंसी पावर्स. हाँ, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की भी पावर किस पे होती है? प्रेसिडेंट पे होती है. इट कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी: नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल, बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एक बार इमरजेंसी आई भी थी कंट्री में इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो वो भी किसने करी थी? जो प्रेसिडेंट था उसकी क्या बोलते हैं, अप्रूवल के बाद ही आई थी. नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स. समनिंग सेशंस, summons and prorogues sessions of parliament. प्रोग्रूज मतलब होता है कि डिसकंटिन्यू करना किसी सेशन को. तो कौन डिसकंटिन्यू कर सकता है? वो प्रेसिडेंट डिसकंटिन्यू कर सकता है या फिर चला भी सकता है. किसको? पार्लियामेंट के सेशंस को. एंड कैन डिसॉल्व द लोकसभा. और लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है. नाउ असेंट टू बिल्स. गिव असेंट टू बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट which are then enacted into law. And then is veto power. ये तो हमने पढ़ी रखा है कि वीटो पावर होती है कि वो बिल को रिटर्न कर सकता है या फिर पॉकेट में रख सकता है, अगर उसको बिल पास नहीं कराना. तो हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर्स टू रिटर्न अ बिल एक्सेप्ट मनी बिल्स. हाँ, मनी बिल्स को वो ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट. उनको जल्दी रिप्लाई करना होता है. अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो उन्हें विद इन 14 days आई गेस वापस करना होता है बिल रिकमेंडेशंस के साथ. नाउ जुडिशियल पावर्स. पार्डनिंग पावर्स किसके पास होती हैं? मतलब कि माफ़ कर देना. पार्डन मतलब माफ़ कर देना. तो ये भी पावर्स प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं. हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स और रिमिशंस of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense. तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी जुल्म किसी भी क्या बोलते हैं अपराध के तौर पे उसको सज़ा मिल रही है, तो उसको सस्पेंड कौन कर सकता है? सज़ा को कम कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं. ये सारी पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास. The evaluation of the president's role and functions. First इसकी बात करते हैं strength की. The president ensures stability in governance by appointing key officials and overseeing the functioning of the executive branch. So प्रेसिडेंट का काम होता है गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी को इंश्योर करना. वो कैसे करता है? ये की ऑफिशियल्स को अपॉइंट करके, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो कैसा फंक्शन कर रही है इसको मॉनिटर करके. तो ये क्या करता है? स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है. सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स. एक्ट्स एज अ चेक ऑन द लेजिस्लेचर थ्रू वीटो पावर्स. की लेजिस्लेचर पर चेक रखता है बिकॉज प्रेसिडेंट के पास क्या होती है? वीटो पावर्स होती हैं. एंड सेफगार्ड्स
द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज, इमरजेंसी के दौरान हमारा संविधान ताकि सेफ गार्ड रहे, ठीक है, से उसके लिए वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है। Now representation, it symbolizes national unity and serves as a unifying force in a diverse country like India. As a unifying force ये सर्व करता है, नेशनल यूनिटी को मेंटेन करता है। नो वीकनेस एंड चैलेंजेस, सेरेमोनियल वर्सेस एग्जीक्यूटिव रोल, इसमें क्या होता है बेसिक काफ़ी बार कि जो प्रेसिडेंट है उसका ज़्यादातर क्या सेरेमोनियल रोल ही होता है, एग्जीक्यूटिव रोल जो होता है बड़ा कम होता है। सब मोस्टली जो पावर्स होती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स वो प्राइम मिनिस्टर के पास तो होती हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती हैं। सो इट्स ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग लार्जली सेरेमोनियल with real executive powers lying with the prime minister and the council of ministers. Second है political neutrality. Despite being constitutionally bound to act on the advice of council of ministers, there have been instances where president have been accused of acting in the partisan manner. So इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि जो प्राइम प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करेगा। लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको पार्टीसन मैनर यानी कि उन्हें एज अ सपोर्टर कि वो कुछ ज़्यादा उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फॉलोअर की तरह का एक्ट करने लगे। उनके एडवाइस पे एडवाइस लेना, उस पर एक्ट करना, मतलब ये नहीं होता है कि आपको वही करना है। लेकिन काफ़ी बार प्रेसिडेंट को ये बोला गया है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की टुवर्ड्स लीनियंट है या फिर एक्टिंग एज अ पार्टीसन मैनर की, यानी कि वो एक एज अ सपोर्टर एज अ फॉलोअर एक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पार्टी का या गवर्नमेंट का। तो ये काफ़ी बार एक्यूजेशंस लगती हैं प्रेसिडेंट पर। लिमिटेड डिस्क्रिशन, पावर्स सच एज रिटर्निंग बिल्स फॉर रिकन्सिडरेशंस आर रियरली एक्सरसाइज्ड लिमिटिंग द प्रेसिडेंट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन, कि ये तो बोला गया है कि हाँ बिल को रिटर्न कर सकते हैं अगर बिल में मॉडिफिकेशन चाहिए, लेकिन ये काफ़ी कम बार होता है। मोस्टली जो होता है प्रेसिडेंट वो पास ही कर देता है बिल को। तो इसलिए क्या है, इससे हमारी जो प्रेसिडेंट की एबिलिटी होती है लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस करने की वो लिमिट होती है, वो कम हो जाती है। नो इफेक्टिवनेस इन प्रैक्टिस, डिपेंडेंस ऑन एडवाइस, वेल द प्रेसिडेंट हैज सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर्स, मोस्ट एक्शंस are based on the advice of the prime minister and cabinet, limiting independent action. हाँ, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उसकी मोस्टली पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट की एडवाइस पे ही बेस्ड होती हैं। लाइक वो जो करता है वो उसके तो एक्शंस काफ़ी बार इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की और कैबिनेट की जो एडवाइस से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। Now second is emergency powers. The use of emergency powers while critical during crisis can also be contentious if perceived as undermining democratic principles. So इसका मतलब ये है, अगर हमें पता है कि इमरजेंसी पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, पर अगर वो इमरजेंसी पावर किसी क्रिटिकल क्राइसिस के दौरान यूज़ कर रहा है तो वो कंटेंशियस यानी कि कोई कंट्रोवर्सी फॉर्म कर सकती है ना। तो इससे ताकि अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अंडरमाइन यानी कि उसको लेस इफेक्टिव बनाती है, तो वो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज फॉर्म कर सकती है, डिबेटेबल होगी। तो ये पहले भी हो रखा था इंदिरा गांधी टाइम पे, जब जो प्रेसिडेंट था उन्होंने आराम से इमरजेंसी के लिए एग्री कर लिया था। सो इससे क्या होता है, हमारी जो फ्रीडम है, फ्रीडम क्या है, राइट टू फ्रीडम, वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, उसको अंडरमाइन कर दिया गया था। सो ये होती है इमरजेंसी पावर्स। काफ़ी बार इमरजेंसी पावर का जो यूज़ होता है, इमरजेंसी पावर को इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं। नाउ कंक्लूजन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन विद रोल्स स्पैनिंग सेरेमोनियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल डोमेन्स। हमारे जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को होल्ड करता है। उसके बहुत सारे रोल होते हैं, लाइक सेरेमोनियल हेड, एग्जीक्यूटिव हेड, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल डोमेन्स में उसके काफ़ी सारे रोल्स होते हैं। वाइल द प्रेसिडेंट सिम्बलाइजेस नेशनल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। प्रेसिडेंट क्या करता है, नेशनल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी को सिम्बलाइज करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमरजेंसीज के दौरान। The effectiveness of executive powers is limited due to constitutional constraints and the primacy of parliamentary system. लेकिन इसके जो executive powers हैं वो limited हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी पावर्स नहीं दी गई हैं, that's why इसकी executive powers are limited.
To enhance the role of president, there could be a debate on enhancing certain discretionary powers or clarifying the scope of responsibilities in relation to the prime minister and cabinet. तो अगर हमें प्रेसिडेंट के रोल को और इन्हांस करना है, हम डिबेट कर सकते हैं, चाहे डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनको हम इन्हांस कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम डिबेट कर सकते हैं ताकि प्रेसिडेंट का रोल जो है वो और इन्हांस हो। ओवरऑल द प्रेसिडेंट रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ensuring constitutional governance and representing the aspirations of the nation. ये था conclusion. Now let's move on to question number 7. The question number 7 is discuss the role of Panchayati Raj institution, जिसको हम बोलते हैं PRIs, in consolidating decentralization in India. Critically examine the provision of 73rd constitutional amendment in context of Panchayati Raj system of India. तो ये दोनों क्वेश्चंस जो मैंने मिला दिए हैं ये अलग अलग भी आ सकते हैं या फिर साथ में भी आ सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं कैसे आंसर करना है। रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन कंसोलिडेटिंग डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अगर आपको पता नहीं कंसोलिडेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना। सो इसका मतलब हुआ कि PRIs क्या रोल है डिसेंट्रलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में। Now PRIs, Panchayati Raj institutions, form the backbone of local self-government in India, aiming to decentralize power and ensure participatory democracy at the grassroots level. So जो हमारे PRIs है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वो बैकबोन है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। इनका काम क्या होता है, अपना जो पावर को डिसेंट्रलाइज करना, यानी कि सेंटर से बाकी जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस पार्टिसिपेट करें, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, हर तरह की लोग पार्टिसिपेट करें। Now the 73rd constitutional amendment of 1992 was a landmark in this regard, providing constitutional status and framework for PRIs. So 73rd amendment जो थी 1992 की, उसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया था PRIs को। और 74th में क्या हुआ था, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थी, लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ की, उनको हुआ था। PRIs तो ऑब्वियसली रूरल एरियाज़ में काम करती हैं, गाँव वगैरह में। Now this discussion critically examines the provision of 73rd amendment in the context of the Panchayati Raj system in India and their role in consolidating decentralization. Now let's see provisions क्या हैं हमारे 73rd Constitutional Amendment Act के। First, establishment. It provides a constitutional framework for the establishment, composition and functions of PRIs. सो 73rd जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या है, इस्टेब्लिशमेंट, कॉम्पोजिशन और फंक्शंस क्या होंगे PRIs के, वो दिखाया गया है, वो बताया गया है। नाउ पार्ट 9th इंसर्ट्स अ न्यू पार्ट 9th इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड्स आर्टिकल 243 to 243O डेडिकेटेड टू PRIs। जो हमारा पार्ट 9th है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 343 से 243 से 243O तक जाता है, उसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो स्टेट है उसको विलेज लेवल पे जो पंचायत से उनको पावर देनी है, ताकि वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें, सेल्फ अथॉरिटी बिल्ड कर सकें और फंक्शन कर सकें। तो ये बोला गया है हमारे पार्ट 9th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। नो की फीचर्स, 3 टायर सिस्टम, मतलब कि 3 टायर सिस्टम। सबसे ऊपर कौन है, सेंटर है और स्टेट है और फिर लोकल गवर्नमेंट है। लेकिन पंचायती राज में सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है इंटरमीडिएट ब्लॉक और फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स है। तो सबसे ऊपर हम ट्रायंगल बनाएंगे, सबसे ऊपर आएगी हमारी ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा ब्लॉक में क्या है, पंचायत समिति। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें आती है हमारी ज़िला परिषद। तो फर्स्ट इज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर ज़िला परिषद। नाउ सेकंड आता है रिजर्वेशन। तो जो हमारी पंचायत होती हैं उसमें सीट रिजर्व की जाती हैं SCs के लिए, STs के लिए, वुमेन के लिए। तो ये क्या बढ़ाता है, इंक्लूजन बढ़ाता है डिफरेंट पीपल का सोसाइटी में। तो इससे हमारी जो
पंचायत है उनमें इंक्लूजन होता है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं और विमेन का भी रिप्रेजेंटेशन है। स्टेट लेजिस्लेशन रिक्वायर्स स्टेट टू इनैक्ट लेजिस्लेशन टू स्पेसिफाई द कॉम्पोजिशन एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ PRIs। यानी कि स्टेट को क्या करना है, ये स्टेट का काम है कि वो लॉज इनेक्ट करे, इनैक्ट लेजिस्लेशंस, ताकि जिसमें PRIs के प्रॉपर फंक्शनिंग, उसके पावर्स, उसके कॉम्पोजिशन को प्रॉपरली स्पेसिफाई किया जाए। नाउ फंक्शंस एंड पावर्स assigns functions to PRIs related to planning, economic development, social justice and implementation of schemes for economic development and social justice। सो जो फंक्शन है PRI के वो किससे रिलेटेड है, प्लानिंग से रिलेटेड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस हो विलेजेस में, और जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो ग्रास रूट लेवल पे, ये होता है फंक्शन। नाउ फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल पावर टू लिवाइज टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस एंड ग्रांट्स देम फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलती हैं, टैक्स कलेक्ट करना, ड्यूटीज़, टोल्स, फीस, ये सब की जो फाइनेंशियल पावर्स हैं ये PRIs के पास होती हैं। नाउ इलेक्शन एंड टेन्योर प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ PRIs। डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू ये इलेक्ट किए जाते हैं। नाउ टर्म 5 ईयर का टर्म होता है, स्पेसिफाइज अ 5 ईयर टर्म फॉर PRIs ensuring regular election to maintain democratic accountability। Now role of पंचायती राज institution in consolidating decentralization, कि मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है डिसेंट्रलाइजेशन को और कंसोलिडेट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने में। फर्स्ट, स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस, local decision making empowers local communities to make decisions on local issues, enhancing responsiveness and accountability। इसमें जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो लोकल लेवल पे काम करती हैं, उनको इतनी पावर मिलती है कि वो डिसीजंस खुद ले सकें लोकल इश्यूज़ का। इनसे क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस, उनकी अकाउंटेबिलिटी ये बढ़ती है। नाउ पार्टिसिपेशन प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन लोकल गवर्नेंस प्रोसेसेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, और स्पेशली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे ST SCs, काफ़ी वुमेन को भी राइट्स नहीं मिलते, तो इन सब के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना। नाउ रिसोर्स एलोकेशन इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स बेस्ड ऑन लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज़, कि जो रिसोर्स एलोकेशन होता है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी किसका काम होता है, PRIs का काम होता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या रोल है इनका, पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना। फैसिलिटेट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एट द ग्रास रूट लेवल पे जाके हर एक स्कीम को गवर्नमेंट की इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना किसका काम है, PRI का, एड्रेसिंग लोकल डेवलपमेंटल चैलेंजेस। नाउ एम्पावरमेंट empowers rural communities to by fostering leadership and decision making capabilities among elected representative। जो हमारी रूरल कम्युनिटीज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, उनको एम्पावर करना, कैसे उनके लीडरशिप क्वालिटीज़ लाकर उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को और इन्हांस कर तो ये एम्पावरमेंट भी बूस्ट करता है लोगों की। Accountability and transparency, democratic accountability enhances transparency in government through regular elections, public audits and participatory budgeting। So accountable और transparency ये improve होती है, कैसे improve होती है, regular elections होते हैं, public audits होते हैं और participatory budgeting, इसके through हमारी जो गवर्नमेंट की transparency वो और enhance होती है। Social audit facilitates social audits to monitor the effectiveness and utilization of funds allocated to PRIs। नाम कुछ challenges की बात करते हैं जो कि आते हैं implementation के टाइम पे। Implementation challenges, capacity building, PRIs often lack adequate resources and capacity for effective implementation of functions and schemes।
काफ़ी बार इसके पास इनफ रिसोर्सेज होती ही नहीं है पीआरआईज के पास। लाइक कोई सी भी स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करने के, जिसकी वजह से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। नाउ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, influence of state level politics may undermine the autonomy and effectiveness of PRIs। कि जो स्टेट लेवल पॉलिटिक्स होती है वो काफ़ी बार हमारी जो PRIs होती है उनको इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से उनकी इफेक्टिवनेस कम होती है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज ऑल्सो अ चैलेंज। नाउ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी रिलायंस ऑन स्टेट ग्रांट्स में लिमिट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स ऑफ आर PRIs। कि जो लाइक हमने बात करी कि फाइनेंसेस के लिए हमारी PRIs डिपेंडेंट होती हैं स्टेट के ग्रांट्स पर। काफ़ी बार स्टेट इतने फंड्स नहीं रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनफ रिसोर्सेज नहीं होती और हमारी जो स्कीम्स हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाती। सो इस वजह से जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो हमारे PRIs की डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नाउ एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, रिजर्वेशन इफेक्टिवनेस, वाइल रिजर्वेशन आर मैंडेटेड, their actual impact on empowering STs and women across the states. Representation, ensuring meaningful representation and participation of marginalized groups remains a challenge in some regions. Institutional strengthening, legal framework, variations in state level legislation and implementation may affect uniformity and effectiveness of PRIs. Variations मतलब कि differences जो होते हैं स्टेट लेवल लेजिस्लेशन पे, लॉज पे, वो क्या कर सकता है, हमें PRIs की यूनिफॉर्मिटी को और इफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉन्टीन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स आर क्रूशियल टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल एबिलिटीज ऑफ PRIs। नाउ आ गए हम कंक्लूजन पे। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट has been instrumental in institutionalizing Panchayati Raj institutions as effective units of local self-government in India. While PRIs play a significant role in decentralization by promoting local governance, socio-economic development and democratic accountability, challenges such as capacity building, financial autonomy, and political interference need to be addressed for their effective functioning. Strengthening PRIs is essential to realize the constitutional vision of decentralized governance and inclusive development in India. So, the conclusion and a pura answer the PRIs is related. Now, let's move on to question number 8. Discuss the structure, functions, and powers of Indian Parliament. पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, फिर उसके फंक्शंस की और फिर उसकी पावर्स की। शुरू करते हैं स्ट्रक्चर से। फर्स्ट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो हमें बताइए दो हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। बाई कैमरल मतलब कि दो हाउसेस में डिवाइडेड है। लोकसभा जिसको हम बोलते हैं लोअर हाउस, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू जनरल इलेक्शंस, करंटली हैव 545 मेंबर्स इंक्लूडिंग 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर्स। नाउ राज्यसभा अपर हाउस जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय the elected members of state legislative assembly and union territories, currently have 245 members. सो जो हमारे लोकसभा होते हैं वो जनरल इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होते हैं। इसको लाइक जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। लेकिन राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, ये लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा में। सो लाइक सिटीजन्स का एक डायरेक्ट रोल नहीं होता। 545 मेंबर्स हैं हमारी लोकसभा में और 245 मेंबर्स हैं हमारे राज्यसभा में। नाउ सेशंस एंड सिटिंग्स। सेशंस, पार्लियामेंट्री मीट्स इन सेशंस each lasting for a specific period. Sittings, each session is divided into sittings during the legislative business is conducted. कि हर एक सेशन को सिटिंग्स में डिवाइड किया जाता है। Now presiding officers, कौन कौन है? लोकसभा स्पीकर elected by members of Lok Sabha presides over its meeting and maintains order. राज्यसभा चेयरमैन, vice president of India ex officio or deputy chairman if the vice president is not available presides over Rajya Sabha.
जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एक्स ऑफिशियो और डिप्टी चेयरमैन है, यही क्या बोलते हैं डिसाइड्स करते हैं राज्यसभा पे अगर हमारा वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है। सो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं करेंटली वो हैं जयदीप धनखड़, एंड जो हमारे लोकसभा स्पीकर थे पहले वो कौन थे, ओम बिरला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव फंक्शंस, लॉ मेकिंग, इनैक्ट लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। इनका काम क्या होता है, लॉज बनाना उन सब्जेक्ट्स पे जो कि यूनियन लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। सेकंड है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन अमेंड वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द प्रोसीजर लेड आउट इन द आर्टिकल 368। मतलब कि जो अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी किसका फंक्शन होता है, इंडियन पार्लियामेंट का फंक्शन होता है। फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, it passes annual budget and financial bills including money bills which can only be introduced in Lok Sabha. So annual budget और financial bills पास करने का काम और साथ में मनी बिल्स पास करने का काम किसका होता है, वो होता है हमारा पार्लियामेंट का। और जो मेनली जो मनी बिल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, ना कि राज्यसभा में। नाउ ओवरसाइट फंक्शंस, कि एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट मतलब कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है हमारी उसको मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है क्वेश्चंस, डिबेट एंड डिस्कशंस के थ्रू। कमिटी सिस्टम की यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं वो अदर मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, अदर डिपार्टमेंट्स जो है उनके वर्क को स्क्रूटनाइज करती हैं यानी कि एग्जामिन करती हैं। तो ये क्या है, ओवरसाइट फंक्शंस हैं। नाउ रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, इट रिप्रेजेंट्स द एस्पिरेशंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोगों के एस्पिरेशंस को और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना। डिबेट एंड डिस्कशन, प्रोवाइड अ फोरम फॉर डिबेट ऑन नेशनल इश्यूज, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। पहली आती है हमारी लेजिस्लेटिव पावर, इसमें आती है एक्सक्लूसिव पावर्स, इनैक्ट लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। तो इसमें क्या है कि हम यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं हमारी तो उस पर लॉज बनाए जाते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, सो इन पर लॉज बनाए जाते हैं। सेकेंडली कंकरेंट लिस्ट, तो शेयर्स लेजिस्लेटिव पावर्स विद स्टेट्स ऑन सब्जेक्ट्स इन कंकरेंट लिस्ट। तो ये तो हमें पता ही है कि कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट होते हैं उस पर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं। तो यही होता है, इसके क्रिमिनल लॉज हो गए, मैरिज, एजुकेशन, ये सब कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। Now financial powers, budget approval, approves the budget and authorizes government expenditure, taxation, can levy taxes and duties subject to constitutional provisions. Control and oversight powers, motion of no confidence, can pass a motion of no confidence against the council of ministers, no confidence motion pass कर सकते हैं ये। Impeachment has the power to impeach the president, vice president and judges of Supreme Court and High Court and can remove high officials. Impeachment भी होता है, इनके पास पावर impeachment है जिसमें प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, जिसमें आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स एज लेट डाउन। नाउ कंक्लूजन पे हम पहुंच गए। The Indian Parliament is a vital institution in the country's democratic framework. कि एक बहुत वाइटल इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी कंट्री के फ्रेमवर्क में, कौन, पार्लियामेंट। परफॉर्मिंग लेजिस्लेटिव ओवरसाइट एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस, जो कि लेजिस्लेटिव ओवरसाइट एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। With this bicameral structure, it ensures a balance between federalism and national unity. इसका bicameral structure है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस है, जिससे ये क्या इंश्योर करता है फेडरलिज्म और नेशनल यूनिटी को ये इंश्योर करता है कि फेडरलिज्म भी है और नेशनल यूनिटी भी है, दोनों साथ ही साथ हैं। While it holds significant powers to legislate, oversee the executive and amend the constitution, its effectiveness depends on the robust debates, bipartisan cooperation and adherence to the democratic principles. As the cornerstone of India's democratic governance, Parliament plays a pivotal role in shaping the nation's laws, policies and development agenda. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ हम पहुंच चुके हैं शॉर्ट नोट्स पर। पहला है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। The Uniform Civil Code in India proposes
replacing religion-based personal laws with a common set governing marriage, divorce, inheritance, adoption and maintenance for all citizens. So यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि जो रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज हैं, हर एक रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं, पर्सनल लॉज, उनको हटा के एक कॉमन लॉ होना, एक कॉमन लॉ सेट करना, मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, अडॉप्शन के लिए कॉमन कोड रखना, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड. आर्टिकल 44 of the Indian Constitution advocates for this. Proponents argue it promotes equality and signifies legal processes, while opponents fear it infringes on the religious freedom and cultural identities. ये तुम्हें पता ही है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत इक्वालिटी को प्रमोट करता है, लेकिन जो इसके अगेंस्ट बोलते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो रिलीजियस फ्रीडम है और कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं उसको ये हिंडर करता है, क्योंकि इंडिया की डाइवर्स कंट्री, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं. अगर वो अपने पर्सनल लॉ फॉलो नहीं करेंगे, जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी. तो ये कहना होता है इनके ओपोनेंट्स का. Despite being a directive principle, the UCC has not been implemented, remaining a contentious issue due to India's diverse religious landscape and concerns about majority norms overshadowing minority rights. तो इसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यूसीसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये अभी तक एक कंटेंशियस यानी कि कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि इस वजह से इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी की वजह से, और इसमें ये भी कंसर्न है कि जो मेजॉरिटी के नॉर्म्स हैं कहीं वो माइनॉरिटी की राइट्स को ओवरशैडो ना कर दें. तो ये था हमारा अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. नाउ यूनियन लिस्ट. द यूनियन लिस्ट इज वन ऑफ द 3 लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आउटलाइंस द सब्जेक्ट ऑन विच ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट. तो 3 लिस्ट कौन सी है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट की, कंकरेंट लिस्ट. उनमें से एक लिस्ट कौन सी है, यूनियन लिस्ट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन पे लॉज बना सकती है, ये वो वाले सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करती है. इट इंक्लूड्स मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री. ये उन इशूज़ को इंक्लूड करती है, उन मैटर्स को इंक्लूड करती है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं. Now key subjects include defense, foreign affairs, atomic energy, railways, banking, communications and citizenships. ये कुछ key subject हैं जो कि हमारे यूनियन लिस्ट में आते हैं. There are 100 items on the union list, giving the central government exclusive authority to formulate laws on these topics, thus maintaining a centralized approach to critical national issues. पूरे कुल मिला के पूरे 100 जो आइटम्स हैं वो यूनियन लिस्ट में हमारे होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो उन पर लॉज बनाए इन टॉपिक्स पे. नाउ आगे हमारा लोकसभा. लोकसभा ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ पीपल एंड द लोअर हाउस ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट. कॉम्पोजिशन की बात करें तो 552 मेंबर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं. टर्म इसका होता है 5 साल का. फंक्शंस है लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड ओवरसाइट फंक्शंस. लीडरशिप कौन है, स्पीकर की लीडरशिप होती है, स्पीकर होता है वो बोलता है. कौन था हमारा स्पीकर, ओम बिरला. एंड रोल क्या है, एज अ प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ पीपल एंड होल्ड्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. आगे हम आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 13. The Article 13 of Indian Constitution plays a crucial role in safeguarding fundamental rights by ensuring that any law inconsistent with these rights is rendered void. The key points of the articles are, जो हमारा आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करने में. जैसे कि अगर कोई लॉज है जो कि इनकन्सिस्टेंट है हमारी राइट्स के साथ, फंडामेंटल राइट्स का अलाइन नहीं कर रहा, उसको वॉइड कर दिया जाएगा, यानी कि उसको इलीगल करार कर दिया जाएगा. पहले हम बात करते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, जिसमें इट स्टेट्स दैट एनी लॉ इन फोर्स in India before the commencement of the constitution that are inconsistent with the provision of fundamental rights shall be void to the extent of such inconsistency. कि अगर जो लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बने थे, जो पहले बने थे हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले बने थे, जो कि अभी इनकन्सिस्टेंट है, जो कि अभी नहीं काम आ रहे हैं, जो कि अभी यूज़ में नहीं है, उनको वॉइड यानी कि उनको इलीगल करार कर दिया जाए. नाउ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉज दैट टेक अवे और abridge the rights conferred in Part 3 fundamental rights of the Constitution, declaring such laws void if they
कंट्रावेन फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्या करता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ऐसे लॉज जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करें, ऐसे लॉज को हम क्या कर देंगे, इलीगल कर देंगे। तो ये आता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ना जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 empowers the judiciary to review laws and declare them invalid if they infringe upon the fundamental rights, establishing the doctrine of judicial review in India। तो वो जुडिशियल रिव्यू ये है कि अगर जुडिशरी के पास ये पावर है, वो लॉज को क्या बोल सकता है, रिव्यू कर सकता है, और अगर वो इनवैलिड अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रेंच कर रहे हैं, उनको वॉयलेट कर रहे हैं, तो उनको इनवैलिड भी करार कर सकता है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी के पास पावर है लॉज को रिव्यू करने की। Now, in essence, the Article 13 serves as a guardian of fundamental rights by invalidating laws that conflict with the rights guaranteed under the Constitution। So, Article 13 क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करता है। कैसे, उन लॉज को इनवैलिडेट करके जो कि हमारी राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जिसमें हमारे आते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड जुडिशियल रिव्यू की, मतलब जुडिशरी रिव्यू करती है लॉज को, फिर इनवैलिड करती है अगर वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। नाउ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमने 73rd की बात की थी जिसमें पंचायती राज सिस्टम आया था। नाउ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग अर्बन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। ये किस पे फोकस करता है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट पे फोकस करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड एम्पावर लोकल अर्बन बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज फॉर इफेक्टिव लोकल सेल्फ गवर्नेंस, कि यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज को एम्पावर करना और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना। 3 टाइप्स म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ पंचायत भी थी हमारी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। वैसे ही सेम तरह से यहाँ पे भी 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज हैं। नगर पंचायत फॉर एरियाज इन ट्रेडिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, वो एरियाज के लिए जो कि रूरल हैं लेकिन उनको अर्बन में अभी ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, उनके लिए क्या है, नगर पंचायत। फिर है म्यूनिसिपल काउंसिल जो कि स्मॉल अर्बन एरियाज हैं, छोटे छोटे अर्बन एरियाज हैं, उनके लिए म्यूनिसिपल काउंसिल्स, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं लार्ज अर्बन एरियाज के लिए। तो 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज हैं। कॉम्पोजिशन क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स एंड इन सम केसेस नॉमिनेटेड मेंबर्स की। इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, और काफ़ी बार इन्हें कुछ केसेस में उन्हें नॉमिनेट भी कर दिया जाता है। नाउ पावर्स एंड फंक्शन, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ 2 म्यूनिसिपैलिटीज। Function include urban planning, regulation of land use, water supply, public health, sanitation and poverty alleviation। इसका काम क्या होता है, अर्बन प्लानिंग करना, लैंड यूज़ का रेगुलेट करना कि हम कैसे अपनी ज़मीन को यूज़ करें, पावर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ये सब किस में आते हैं, फंक्शंस में आते हैं हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ के। फाइनेंस, प्रोविजन फॉर सेटिंग अप स्टेट फाइनेंस कमीशन every 5 years to recommend measures to improve the financial status of municipalities। प्रोविज़न है कि हमें स्टेट फाइनेंशियल कमीशन सेटअप करनी हर एक 5 साल में, जो कि क्या करेगी, हमें मेजर्स रिकमेंड करेगी अपना फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने की। नाउ ग्रांटिंग पावर्स टू म्यूनिसिपैलिटीज टू लेवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस। 6th है कमिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमिटीज फॉर एरियाज with a population of 3 lakh or more to ensure decentralized decision making। कि एक वार्ड कमिटीज़ होती हैं उन एरियाज़ की जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें वार्ड कमिटीज़ को अपॉइंट किया जाता है। नाउ द 74th अमेंडमेंट एम्स टू एनहांस द डेमोक्रेटिक प्रोसेस and efficiency of urban governance by ensuring greater participation and accountability। 74 अमेंडमेंट एक्ट का क्या एम है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और एनहांस करना, अर्बन गवर्नेंस को और एफिशिएंट बनाना और ग्रेटर पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना। इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस जो कि हमारी कंट्री के सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को या गवर्नेंस को थ्रेटन कर सकें, उनको एड्रेस करने के लिए। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इमरजेंसी प्रोविजंस टू एड्रेस extraordinary situations that threaten the country's security, stability or governance। These provisions are outlined in Part 18, Article 352 to 360। सो ये जो प्रोविजंस हैं हमारी कंट्री की उन सिचुएशंस के लिए डील करने के लिए, वो कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 में, और ये पार्ट 18 में
दिए गए हैं। फर्स्ट आता है हमारा नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। ना नेशनल इमरजेंसी कब लागू की जाती है? जब कोई वॉर हो या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो या कोई आर्म्ड रेबेलियन हो, तो इन सब के केसेस में क्या होता है, हमारी नेशनल इमरजेंसी आती है। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? जो पावर होती है सेंट्रलाइज हो जाती है, यानी कि सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड करना क्या बोलते हैं, अलाउ हो जाता है, अलाउ सस्पेंशन ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जांपल राइट टू मूव फ्रीली, राइट है ना, राइट टू फ्रीडम हो सकता है। तो इन सब कुछ राइट्स को सस्पेंड किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। एंड एक्सटेंड्स द टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर जो टेन्योर है पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का, उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी में। फिर आता है प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी जो होती है, आर्टिकल 356 में मेंशन है। ये पर्टिकुलर स्टेट पे होती है, ना कि एंटायर नेशन पे। कंडीशंस क्या है? इम्पोज व्हेन अ स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तब लागू की जाती है जब कोई पर्टिकुलर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वर्क ना करे। फॉर एग्जांपल ये गुजरात में 2000 राइट्स जब हुए थे 2002 में, तब ये गुजरात में आया था। नो इफेक्ट्स क्या है इसके? द प्रेसिडेंट टेक्स ओवर द स्टेट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड स्टेट लेजिस्लेचर मे बी डिसॉल्व और सस्पेंडेड। इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो डिसॉल्व कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है, और प्रेसिडेंट सारे जो फंक्शंस होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के उनको टेक ओवर कर लेता है। ये होता है वहाँ स्टेट इमरजेंसी में। फिर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। कंडीशंस क्या है? डिक्लेयर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड। एंड इसके इफेक्ट होते हैं, द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द रिडक्शन ऑफ सैलरीज, की सैलरीज जो है इनको कम कर दिया जाए, और जो अलाउंसेस है गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की उनको कम कर दिया जाए। जजेस भी इंक्लूड होते हैं। फाइनेंशियल बिल्स रिक्वायर प्रेसिडेंट अप्रूवल, और जो फाइनेंशियल बिल्स पास हो रहे हैं उसके लिए प्रेसिडेंशियल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। ये होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी में। तो दीज प्रोविजंस एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन और रीस्टोर ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ensuring integrity and the functioning of the nation। तो ये जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं, उन्हें पावर देते हैं कि वो हमारे कंट्री में ऑर्डर रिस्टोर कर सके और स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके टाइम्स ऑफ क्राइसिस में, मतलब कि किसी भी विपदा के दौरान। ensuring the integrity and functioning of the functionality of the nation। So this is all for today. Thank you for watching.